ओके, शुरू करते हैं चैप्टर 11 वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे इस चैप्टर में जैसे नाम से पता चल रहा है, एक तो हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी, अब तक अपन क्या जानते आए एनर्जी के बारे में? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क करने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। और एनर्जी आती कहाँ से है? आप ह्यूमन बींग्स आप क्या करते हैं? फूड ईट करते हैं, तो उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। तो एनर्जी में एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एक घंटे में एक आदमी है M1 और दूसरा आदमी है M2, एक आदमी एक घंटे में एक राउंड कंप्लीट करता है और दूसरा आदमी उसी एक घंटे में 3 राउंड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ये जो 3 राउंड कंप्लीट करने वाला है इसने भी 1 आवर ही लिया है, लेकिन 3 राउंड कंप्लीट किया, इसका मतलब इसका पावर क्या है? 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है पावर कि वर्क डन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसने ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसका पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और वर्क के बारे में अब शुरू करते हैं। वर्क के बारे में तो हेडिंग लगाओ वर्क। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं वर्क का। मान लेते हैं आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पड़ा है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे F फोर्स लगाया। अब F फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट है ना आगे यहाँ पे इधर मूव करेगा। मूव करके मान लेते हैं कि ये कितना मूव कर गया? यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो मान लेते हैं इसने मूवमेंट यहाँ पे हुआ है S के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे F फोर्स लगाने के लिए ये S मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे फिर वर्क हो जाएगा आपका F इंटू S। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन गई कि डेफिनेशन में लिख देंगे कि यदि किसी बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट S हुआ है तो वहां पे वर्क डन हुआ है Fs के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? और S क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक हल्का सा फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट तो होता है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे ये जो S होगा वो F की डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिखा मैंने? इफ ड्यू टू द फोर्स F द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। F लगाने की वजह से अगर पोजीशन चेंज हुई है तो वहां पे क्या बोलेंगे? वर्क डन हुआ है। तो W हो जाएगा यहाँ पे F इंटू एस। मतलब वर्क होने के लिए जरूरी है तो फोर्स होना चाहिए और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पे वर्क होगा ही नहीं। तो W तो यहाँ पे है आपका वर्क, ठीक है, और F आपका क्या है? फोर्स, और S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये आपका F का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपन कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, जीरो वर्क डन शुरू करने से पहले एक और चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वो ये है कि अब तक अपन ने क्या पढ़ा, पहले यहाँ समझा देता हूँ कि अब तक अपन ने पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट था और फोर्स इधर लगा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा था। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। तो W आपका जो वर्क आया है वो F इंटू एस आया था, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको आप खींच रहे हो, ठीक है, इसको रस्सी से ऐसे मान लो खींच रहे हो, तो आप खींच रहे हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। लेकिन ये आगे मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है?
इस डायरेक्शन में कर रहा है ये, मतलब आगे ये इधर जा रहा है लेकिन खींच आपको ऐसे रहे हो आप इसको। तब यहाँ पे देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, यहाँ पे इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते वो एंगल है थीटा। तब जब ये वाला केस होगा, जब इन दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, तब वो अब अपने स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि आपको जब भी ऐसा केस आ जाए कि फोर्स और ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो थीटा की डायरेक्शन में, बोलो एफ थीटा की डायरेक्शन में हो जाएगा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसके जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो आपको लेना नहीं है, वैसे तो मैं बता दूं वो होगा एफ साइन थीटा। आपको तो लेना है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला फोर्स का कंपोनेंट। तो यहाँ पे अब क्या लिख दूं मैं कि W होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार फोर्स हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट तो आपका ऐसी है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो तब आपका वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा एस, एक ही बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यू हेडिंग लगाते हैं अपन, इसी को वापस पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट देन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही इधर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो अभी बताया मैंने एफ का थीटा की डायरेक्शन, एस की डायरेक्शन में या थीटा की और जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका एफ कॉस थीटा और दूसरी तरफ होगा आपका एफ साइन थीटा, वो लेना नहीं है आपको, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे मैं क्या लिख दूं फिर कि W होता है आपका F इंटू एस, लेकिन इस बार F की जगह क्या लिख दूं, F कॉस थीटा, और S की जगह तो S है ही, तो आपका W आ गया F S कॉस थीटा। तो जब बीच में एंगल कुछ बने तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं जीरो वर्क डन वाले केस। तो वापस नया हेडिंग लगाओ, जीरो वर्क डन। ओके, जीरो वर्क डन में मैं पहले आपको समझा देता हूं कि कौन से केस होते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि W जो होता है वो F इंटू एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे W कब जीरो होगा, वो केस 1 है आपका कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। तो देखो रखो एक बार, W होता है F इंटू एस, और जैसे ही मैं S की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो W जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये आपकी वॉल है, ठीक है, और वॉल को आप क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो F फोर्स से। तो बताओ वॉल को F फोर्स से धक्का देने पे यहाँ पे कुछ वॉल आगे खिसकेगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भले ही कितना ही फोर्स लगा दो, चाहे आपको पसीना आ जाए, थक चुके हो आप, फिर भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स लगाया वो सब व्यर्थ गया। आप यहाँ पे वर्क क्या कहलाएगा, हमेशा जीरो ही कहलाएगा। ये कहा जाएगा कि आपने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये केस। दूसरा केस, इस बार मैं पिछली बार S को जीरो रखा, इस बार F को जीरो रख दूं। F इक्वल टू अगर जीरो रखता हूं तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस, जीरो इंटू एस, तो W हो जाएगा आपका जीरो के बराबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे लूं, मान लो कि यहाँ पे एक ढलान वाली सरफेस है और उसके ऊपर में एक बॉल है और उसको मैं पकड़ के रखा था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे। अब बताओ जब मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे द्वारा इसके ऊपर कोई कांटेक्ट ऑफ फोर्स है क्या, कि कोई कांटेक्ट है क्या इन दोनों के बीच में, नहीं। मेरे छोड़ने के बाद मेरा इससे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे छोड़ने के बाद फोर्स मेरे द्वारा कितना लग रहा है, इस पे जीरो। लेकिन ये लुढ़क तो रहा है ना, आगे कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट तो करेगा ही ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब केस 3 देखना। केस 3 आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो अगर मैं कहूं कि मैं एकदम बीच में खड़ा हूं
और मैंने क्या किया, एक धागे पे पत्थर बांधा और उसको अपने चारों तरफ ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे चारों तरफ मैं जब घुमाऊंगा तो यहां पे इस पत्थर से मेरी और एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आप मेरी तरफ एक फोर्स लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, और इसका जो मूवमेंट है वो एकदम इसके टेंजेंट के रूप में जाएगा। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट बोले तो S। तो यहाँ पे देखो F और S एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, तब जब F और S एक ही डायरेक्शन में नहीं लगते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है F S cos थीटा W। तो यहाँ पे आपको पता है दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री। तो W हो जाएगा आपका F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करते ही पूरा वर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो ये 3 केस है जीरो वर्क डन के। तो इनको अब वापस से एक बार नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला केस, तो केस 1 है आपका, ये रहा, मैंने पूरा बना दिया है आपके लिए। केस 1 क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाए आपका जीरो, तब आप S इक्वल टू जीरो रखेंगे तो W हो जाएगा जीरो के बराबर। और एग्जाम्पल हो गया अप्लाई फोर्स ऑन वॉल, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब लेते हैं केस 2। तो केस 2 क्या हो जाएगा आपका, फोर्स जीरो के बराबर हो जाए तो फोर्स जीरो, F बराबर जीरो रखते W जीरो हो गया। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये देखो रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे द्वारा यहाँ पे फोर्स जीरो लग रहा है, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो आपका केस 3 हो जाएगा सर्कुलर मोशन। इसमें आपको मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पे सेंटर की ओर फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टेंजेंट के रूप में लगता है टेंजेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। तो फॉर्मूला जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक ही डायरेक्शन में नहीं हो तब यहाँ पे ये लगता है, और थीटा इस बार 90 है, तो यहाँ पे जैसे ही 90 रखा तो cos 90 जीरो हो गया, और W आपका क्या आ गया, जीरो। ओके, समझ में आया जीरो वर्क डन केस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन? सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि आपका वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिख दो यहाँ पे वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी मतलब इस वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वर्क की डायरेक्शन नहीं होती तो कभी आपका वर्क पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। इसका क्या क्या सेंस हुआ, यहाँ पे देखिए, जब पहले यहां लिख देता हूं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो देखो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो यहां पे याद रखना कि जब डायरेक्शन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर एक ही है, सेम डायरेक्शन है, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे, तो यहां पे देखिए पॉजिटिव केस में क्या हो, मैंने लिखा है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ W एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे W हो जाएगा F इंटू एस, और यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा हमेशा, ठीक है। और नेगेटिव में कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ W वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। तो जब मैंने लिख दिया व्हेन डायरेक्शन ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, ये कौन सा केस होता है,
मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपके ढलान पे ऐसे पड़ा है। अब ये जा कहाँ रहा है, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट। आप इसको क्या कर रहे हो, इधर से एफ फोर्स लगा के खींच रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे एफ और एस की डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों डायरेक्शन अलग अलग हो तब फॉर्मूला लगाते हैं एफ एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है। तो जैसे ही मैं रखूंगा कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री, याद रखना कॉस 180 डिग्री होता है -1 के बराबर। तो जैसे ही मैं यहाँ रखा तो हो जाएगा माइनस का एफ इंटू एस, तो ये डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ पे कंक्लूड ये हुआ कि डब्ल्यू जब माइनस में आएगा अपना, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना सा बात होगी, बाकी वर्क अपना स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और सेम जब डायरेक्शन होगी तब यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। आगे बढ़े हम। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके कारण भी वर्क डन होता है। वो कैसे, देखो यहाँ पे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इसको यहां से गिराया, तो ये ना गिरने के बाद मान लो कि ये सरफेस है और यहां पे आके ये गिर गया। अब ये जो गिरा है यहां से यहां तक, तो इसने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक मान लेते हैं h हाइट से गिराया था, तो ये यहां से यहां तक गिर गया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटेशन एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं F इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू mg के कारण फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये h डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ पे आके रुक गया। तो यहाँ पे वर्क डन फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है आपका F इंटू एस के बराबर, और यहाँ पे F की वैल्यू तो है mg के बराबर और डिस्प्लेसमेंट हुआ h के बराबर। तो दोनों की वैल्यू जैसे ही रखूंगा तो वर्क डन हो जाएगा F की जगह mg, s की जगह h, तो W इज इक्वल टू mg h आ गया अपने पास। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो आपको बाई फॉर्मूला क्या पता है, W होता है F इंटू एस, और आपको ये भी पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में एक डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख दूं फिर, W इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, और इसको कंबाइन फॉर्म में न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूं कि वर्क की जो यूनिट हो जाएगी वो यहाँ तो बोलो जूल, या फिर क्या बोलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगी वर्क की ऐसा यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये तो होता है MKS जो सिस्टम होता है उसमें। CGS में फिर क्या होता है, CGS में अब मैं निकालने वाला हूं। यहाँ पे देखो CGS में पहले तो मैं बता दूं कि जो फोर्स की यूनिट होती है, यहाँ पे पहले लिख देता हूं इन CGS सिस्टम। अब तक MKS सिस्टम पढ़ा, अब CGS सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डाइन, और जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं रखूंगा तो W हो जाएगा फोर्स की जगह डाइन और डिस्टेंस की जगह सेंटीमीटर, और इसको कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो CGS में आपकी डाइन इंटू सेंटीमीटर या फिर अर्ग हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी। अब मैं इन दोनों में कैसे कन्वर्जन कैसे होता है वो अगर आपको पता करना है कि यूनिट कन्वर्जन
इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखना, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है वो मतलब 1 न्यूटन जो होता है, फोर्स का 1 न्यूटन, यहाँ पे देखना एक बार वापस लिखता हूँ। एक न्यूटन फोर्स होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। और 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर अब न्यूटन इंटू मीटर को चेंज करूँ अगर, तो 1 न्यूटन की जगह क्या लिख दूँ, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर को क्या लिख दूँ, 10⁻² सेंटीमीटर। और ये जब आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ती है, तो पावर जुड़ के हो जाएगी 7 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। और आपको पता है कि आगे और लिख सकते हैं, बोलो डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग भी बोलते हैं, तो 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन था, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ड्यूरिंग ए टूर यू पुट ए बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैक एट 1.5 मीटर हाइट, कैलकुलेट द वर्क डन। हुआ क्या, ये अब आप है, यहाँ पे ये ग्राउंड पे एक बैग पड़ा था, ओके। अब इसको आपने क्या किया, उठाया है, ठीक है। उठाया है तो यहाँ पे कितना हाइट पे उठाया है, 1.5 मीटर पे हाइट पे यहाँ पे उठाया है इसको। तो ऐसा करने के लिए आपने कितना वर्क किया, ये आपने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। और ये दे रखा है कि यहाँ पे इस बैग का वेट जो है, बोले तो भार 12 kg दे रखा है, ठीक है। अब देखना, तो अब यहाँ पे अब उनको पता चल गया कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन टाइप लग रहा है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन के लिए आपको पता है कि W जो होता है आपका वो mgh के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, वेट बोलो चाहे मास बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, फिर वर्क डन हो जाएगा, m बोलो, m कितना, मास कितना दे रखा है 12 kg, ठीक है। g की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10, h बोलो कितना है 1.5 मीटर इसको ऊपर उठाया है। अब ये सब एम के एस में ऑलरेडी ऐसा यूनिट दे रखी है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आंसर आ जाएगा जूल में। तो बोलो इसका पॉइंट हटाया, 0 आया, ऊपर ऊपर काट दिया, और 12 और 15 जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 180। तो ये जो 180 आया है इसके पीछे यूनिट लगा देना जूल, तो ये आपका वर्क डन आ गया 180 जूल। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब आगे अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में।